Good morning, students. Today we will discuss the last part of our history chapter 7. Grahakatanga was a rich state. ग्रहकटंगा एक बहुत रिच स्टेट थी बेटा. It earned much wealth by trapping and exporting wild elephants to other kingdoms. अब इनके पास इतने सारा पैसा वेल्थ कहाँ से आई? इन्होंने काफ़ी वेल्थ गेन की ट्रैप करके. ट्रैप होता है बेटा जाल में फंसा करके, या फिर हम कह सकते हैं एलिफेंट्स को पकड़ करके और उनको एक्सपोर्ट करके, एक स्टेट से दूसरी जगह एक्सपोर्ट करके, दूसरी किंगडम्स में एक्सपोर्ट करके अर्निंग की. व्हेन द मुगल्स डिफीटेड द गोंड्स दे कैप्चर्ड अ ह्यूज बूटी ऑफ प्रीशियस कॉइन्स एंड एलिफेंट्स. जब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि मुगल ने डिफीट किया था किनको? गोंड्स को कैप्चर कर लिया था. उनके बहुत ज़्यादा बूटी का मतलब होता है धन, ठीक है. जितनी भी ज़्यादा प्रीशियस कॉइन्स से, एलिफेंट से, जितना भी प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं यहाँ पर उन्होंने उनकी ले ली थी. दे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट ऑफ टू चंद्र शाह एंड अंकल ऑफ वीर नरेंद्र. उन्होंने एनेक्स कर लिया. एनेक्स होता है बेटा कब्जे में कर लेना किंगडम को. एंड ग्रांटेड द रेस्ट टू, और बाकी का जो पार्ट था वो चंद्र शाह को ग्रांट कर दिया था, परमिशन दे दी थी कि वो यहाँ पर शासन कर सकते हैं, जो कि अंकल थे किनके? वीर नरेंद्र के, जो हमने चैप्टर में पीछे रीड किया है ग्रहकटंगा के अंदर. डिस्पाइट द फॉल ऑफ ग्रहकटंगा द गॉन्ड किंगडम सर्वाइव्ड फॉर सम टाइम. अब क्योंकि ग्रहकटंगा का यहाँ पर क्या हो रहा था? फॉल हो रहा था बेटा, यानी कि यहाँ पर सभी जगह उनकी हार हो रही थी. एंड गॉन्ड किंगडम जो थे वो सरवाइव कर रहे थे कुछ टाइम के लिए यहाँ पर. हाउएवर दे बिकेम मोर मच वीकर एंड लेटर स्ट्रगल्ड अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रोंगर बुंदेल्स एंड मराठाज. अब बुंदेल्स और मराठास के अगेंस्ट उन्होंने अनसक्सेसफुल स्ट्रगल किया, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी वो अनसक्सेसफुल रहे, यानी कि इन्हें सक्सेस नहीं मिली, वीक थे वो, ठीक है, दैट्स वाई. अब हम रीड करेंगे बेटा अहोम्स के बारे में कि अहोम स्टेट्स में क्या था, ठीक है. द अहोम्स माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th century. अहोम्स जो थे माइग्रेट हुए थे कहाँ से? ब्रह्मपुत्र वैली से, जो आज के दिन हम प्रेजेंट डे में म्यांमार कहते हैं. 13th century के अंदर इसको ब्रह्मपुत्र वैली के नाम से जाना करते थे. दे created a new state by suppressing the old political system of the बुनियाज. बनियान्स क्या होते हैं बेटा? जो पैसा उधार में देते हैं. लैंडलॉर्ड्स, मकान जमींदार, मकान मालिक, ये हम कह सकते हैं. ड्यूरिंग द 16th century दे एनेक्स द किंगडम ऑफ द चुटियाज. यहाँ पर चुटियाज नाम है 1523 एंड कोच हाजो 1581 एंड द सब्जुकेटेड मैनी अदर ट्राइब्स. ये ट्राइब्स के नेम हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, दिक्कत होगी आपको प्रोनाउंस करने में. द अहोम्स बिल्ट अ लार्ज स्टेट फॉर दिस दे यूज्ड फायर्स आर्म्स एज अर्ली एज द 1530s. अब जो अहोम्स हैं वो बिल्ड करते हैं बहुत बड़ी स्टेट को यहाँ पर बनाते हैं. एंड फॉर दिस दे यूज फायर आर्म्स, उसके लिए उन्होंने फायर आर्म्स का भी यूज़ किया था. एज अर्ली एज हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1530s के आसपास की ये बात है. बाय द 1660 दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन्स. और लगभग 1660 के आसपास उन्होंने हाई क्वालिटी के गन पाउडर और कैनन्स बनाना स्टार्ट कर दिया था. कैनन्स होती हैं बेटा जो लड़ाई में यूज़ होती थी. तोप हिंदी में कहते हैं बेटा इसको. यहाँ पर एक मैप शो किया गया है जिसके अंदर नेपाल, भूटान और ये एरियाज दिखाया गया है. यहाँ पर म्यांमार, ये आप देख सकते हैं, म्यांमार की बात हम कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है. However, the Ahoms faced many invasions from the southwest. In 1662, the Mughals under Mir Jumla attacked the Ahoms kingdom. अब अहोम्स ने यहाँ पर काफ़ी इन्वेशंस फेस किए, यानी कि बहुत सारे आक्रमण के ऊपर हुए साउथ वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ से. इन 1662 द मुगल अंडर मीर जुमला अटैक्ड द अहोम्स किंगडम. मुगल्स ने मीर जुमला के अंडर
अहोम स्टेट पर, अहोम किंगडम पर अटैक किया 1662 में। एंड बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। अब जो मुगल्स का जो कंट्रोल था रीजन के ऊपर वो ज़्यादा समय तक नहीं रह सका था। द अहोम स्टेट डिपेंडेंट्स अपॉन फोर्स्ड लेबर्स। अब जो अहोम स्टेट से डिपेंडेंट थे किसके ऊपर? फोर्स्ड लेबर के ऊपर। दोज फोर्सेस टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पाइक्स। अब ये फोर्स जो वर्क था यानी कि फोर्सफुली जो वर्क करवाया जा रहा था उनको पाइक्स कहते थे बेटा। ये हम पहले भी एक्सरसाइज में रीड कर चुके हैं। अ सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वॉज टेकन। सेंसस बेटा क्या होता है? काउंटिंग होती है कि कितने पर्सन हैं, क्या इनकम है, इनकम के सोर्सेज क्या क्या हैं एक फैमिली के अंदर। तो ये सभी चीज़ें हम कह सकते हैं यहाँ पर जनगणना हिंदी में हम कहते हैं इसको। सेंसस हुआ था पॉपुलेशन का वहाँ पर उस टाइम पर। ईच विलेज हैज़ टू सेंड अ नंबर ऑफ पाइक्स फॉर बाई रोटेशन। रोटेशन क्या होता है बेटा? बारी बारी, कि एक बार एक पर्सन की टर्न आती है तो दूसरी बार दूसरे पर्सन की वो टर्न आती है। जैसे आप लोग रोटेशन में शीट चेंज करते हैं जब सिटिंग अरेंजमेंट होता है आपका क्लास के अंदर। तो इसी तरह से क्या हुआ कि हर विलेज में क्या हो रहा था, एक नंबर ऑफ पाइक्स, पाइक्स होते हैं बेटा वर्क करने वाले मजदूर, लेबरर्स, ठीक है। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि लेबरर्स को नंबर्स में एक नंबर डिसाइड कर दिया गया था, उस नंबर के अकॉर्डिंग विलेजेस में सेंड किया जाता था हर रोटेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। पीपल फ्रॉम हैवीली पॉपुलेटेड एरिया वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड एरिया। अब ऐसे प्लेसेस में लोग मतलब जो हाई पॉपुलेटेड एरिया वहाँ से जो लेस पॉपुलेटेड एरिया वहाँ पर शिफ्ट होते थे लोग। अहोम्स क्लैन वर दस ब्रोकन अप, और इस तरह से अहोम क्लैंस जो थे वो टूट गए थे। बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी बाय एडमिनिस्ट्रेशन बिकम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड। अब फर्स्ट हाफ जो था 17th सेंचुरी का, यानी कि हम कह सकते हैं 1650 के आसपास की बात है, जब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो गया था, एडमिनिस्ट्रेशन टोटली सेंट्रलाइज्ड हो गया था, यानी कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। ऑलमोस्ट ऑल अडल्ट मेल सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग वार, कि लगभग सभी मेल जो थे सर्व कर रहे थे आर्मी में वार के ड्यूरेशन में, क्योंकि वार में बहुत से लोगों की नीड थी और इस तरह से जितने भी मेल थे ना वो सभी आर्मी में सर्व कर रहे थे, ये हम ये कह सकते हैं। एट अदर टाइम्स दे वर एंगेज्ड इन बिल्डिंग डैम्स, इरिगेशन सिस्टम एंड अदर पब्लिक वर्क्स। जब वार नहीं होता था तो वो कौन किस तरह के काम करते थे? वो डैम बिल्डिंग में वर्क करते थे, इरिगेशन सिस्टम में वर्क करते थे और पब्लिक वर्क्स में काम करते थे। द अहोम्स आल्सो इंट्रोड्यूस्ड न्यू मेथड्स ऑफ राइस कल्टिवेशन। अब अहोम्स ने एक नया मेथड यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है राइस कल्टिवेशन का। अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू क्लैंस एंड खेल्स। अब अहोम सोसाइटी को भी डिवाइड किया गया है, हमने जैसे चैप्टर में भी रीड किया है, मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी बताए हैं, उनमें भी आपको बताया है कि क्लैंस और खेल दोनों एक सेम बात है। तो हम सोसाइटी को डिवाइड किया गया है क्लैंस में, या फिर हम कह सकते हैं हम सोसाइटी इज डिवाइडेड इंटू खेल्स। There were very few caste of artisans, so artisans in the Ahom areas came from adjoining kingdoms. अब यहाँ पर क्या है कि बहुत कम कास्ट थी आर्टिशंस की, इसलिए आर्टिशंस जो हैं इन द अहोम एरियाज केम मतलब बाहर से आए हैं, एडजॉइनिंग किंगडम से, यानी कि लगते हुए साथ में लगते हुए जो किंगडम्स हैं उनमें से आए हुए हैं बहुत से आर्टिशंस। अ खेल ऑफन कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस। अब खेल के अंडर क्या है, बहुत सारे विलेजेस आते हैं, ठीक है। द पीजेंट्स वो मतलब खेल पूरे बहुत सारे विलेजेस के ऊपर शासन करता है, वर्क करता है, उनको कंट्रोल करता है, उनकी जितनी भी नीड्स होती हैं उनको पूरा करता है। द पीजेंट वॉज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी। अब जो पीजेंट हैं उनको लैंड कौन देता है? विलेज कम्युनिटी देती है बेटा। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। इवन द किंग could not take it away without the community's consent। राजा भी ऐसा नहीं कर सकता है कि कम्युनिटी की यदि कंसेंट नहीं होती है तो उस मतलब गांव के लैंड को वो पीजेंट्स को नहीं दे सकते। सो कम्युनिटी विलेज कम्युनिटी की परमिशन से ही लैंड किसको दिए जाते हैं? पीजेंट्स को दिए जाते हैं। ओरिजिनली द अहोम्स वर्शिप्ड देयर ओन ट्राइबल गॉड्स, कि ओरिजिनल में जो अहोम वर्शिप्स हैं वो अपने ट्राइबल गॉड्स को ही वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी हाउएवर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स इंक्रीज।
अब जो फर्स्ट हाफ था यानी कि 1650 के आसपास की बात ही हम रीड कर रहे हैं बेटा, वो उसी टाइम का एरिया। तो उसी टाइम क्या होता था कि बहुत कम ऐसा होता था जो दूसरे तरह से हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण्स का मतलब जो रोल बहुत ज़्यादा फेमिलियर था, वो ब्राह्मण से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे उस टाइम पे, और वो इन्फ्लुएंस ग्रो भी कर रहा था। टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग। टेम्पल्स को और ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट किया जाता था ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इन द रेन ऑफ शिव सिंह हिंदुइज्म बिकम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन। अब शिव सिंह के शासनकाल में 1714 से 1744, आपसे इनका ये ड्यूरेशन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, 1740 टू 1744। हिंदुइज्म बिकम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन। अब हिंदुइज्म सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग रिलीजन बन गया था। बट द अहोम्स किंग्स डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स आफ्टर अडेप्टिंग हिंदुइज्म। हिंदुइज्म को अपनाने के बाद भी जो अहोम राजा थे उन्होंने अपने जो रिचुअल्स हैं उनको नहीं छोड़ा बेटा, वो हिंदुइज्म के साथ साथ अपने रिचुअल्स को भी कैरी कर रहे थे। अहोम सोसाइटी वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड, और जो अहोम सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट थी अपने सोसाइटी के लिए, अपने रिचुअल्स के लिए। पोइट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स। पोइट्स और स्कॉलर्स को लैंड ग्रांट्स दिए गए। थिएटर वॉज इनकरेज, थिएटर को अटेंशन पे की गई। इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ संस्कृत वर ट्रांसलेटेड इनटू लोकल लैंग्वेज। जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क थे संस्कृत के उसको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, ताकि जो नॉर्मल जो पीपल हैं, जनरल जो पीपल हैं, वो उसको अंडरस्टैंड कर सकें ईजीली। दैट्स वाई हिस्टोरिकल वर्क्स नोन एज बुरंजीज वर आल्सो रिटन। जो हिस्टोरिकल वर्क्स थे जिनको बुरंजीज कहा जाता है वो भी इसी टाइम पर लिखे गए थे। फर्स्ट इन द अहोम लैंग्वेज, पहले तो अहोम लैंग्वेज में लिखे गए। आफ्टर देन इन असमीज, असमीज मतलब असमी लैंग्वेज में लिखे गए, ताकि वहाँ की लोकल जो पीपल हैं वो उसको इजीली अंडरस्टूड कर सकें। अब यहाँ पर हम चैप्टर का पूरा कंक्लूजन रीड करेंगे बेटा। कंसिडरेबल सोशल चेंज टुक प्लेस इन द सब कॉन्टिनेंट, कि बहुत सारे सोशल चेंजेस आए इंडिया के अंदर ड्यूरिंग द पीरियड वी हैव बीन एग्जामिनिंग, जिस पीरियड को हम आज पढ़ रहे हैं। वर्ना बेस्ड सोसाइटी, यानी कि वर्ण के बेस पर जो सोसाइटी बिल्ड हुई। ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड थे विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए थे कहीं ना कहीं। दिस इंटरेक्शन कोज्ड बोथ काइंड ऑफ सोसाइटीज टू अडेप्ट द चेंज। अब यही इंटरेक्शन, क्योंकि आपस में वो जुड़े हुए थे, इसी इंटरेक्शन की वजह से जो सोसाइटी हैं एक दूसरे के अडेप्टेशन को भी एक्सेप्ट करती हैं, और जो चेंज उनके अंदर आए हैं उनको भी एक्सेप्ट उन्होंने किया। देयर वर मैनी डिफरेंट ट्राइब्स, यहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्स थी, डिफरेंट डिफरेंट कस्टम्स थे, सभी को फॉलो किया गया, एक दूसरे की ट्राइब्स को एज्यूम भी किया गया, अडोप्ट भी किया गया। एंड दे टुक अप डाइवर्स लाइवलीहुड, और इस तरह से उन्होंने डाइवर्स मतलब डिफरेंट लाइवलीहुड यहाँ पर स्पेंड किए, यानी कि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लाइवलीहुड स्पेंड किए। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैनी ऑफ देम मर्ज्ड विद कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़। अब हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मर्ज्ड हो गए, मर्ज्ड मीन्स मिक्स्ड हो गए कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ के अंदर। अदर्स हाउएवर रिजेक्टेड बोथ द कास्ट, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इन कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया, ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को एक्सेप्ट किया। सम ट्राइब्स इस्टेब्लिश्ड, कुछ ट्राइब्स इस्टेब्लिश हुए नई एक्सटेंसिव स्टेट्स विद वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और कुछ ऐसी भी स्टेट्स थी जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वे पे डेवलप हुई, वेल ऑर्गेनाइज हुई, किसके साथ, सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वेल ऑर्गेनाइज हुई। दे दस बिकम पॉलिटिकली पावरफुल, और इसी तरह से वो पॉलिटिकली पावरफुल भी बने, क्योंकि उनकी जो सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का वो बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज था। दैट्स वाई दिस ब्रॉट दैम इन कॉन्फ्लिक्ट with larger and more complex kingdoms and empires, और इसी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, हम कह सकते हैं कि बड़े बड़ी जो स्टेट्स थी, बड़े बड़े किंगडम्स थे, एम्पायर्स थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट यानी कि झगड़ा भी हुआ। सो हियर मंगोल्स के बारे में कुछ बताया गया है, यदि आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं।
इसको खुद भी एक बार अच्छे से रीडिंग ले लीजिएगा। फाइंड मंगोलिया इन योर एटलस, कि मंगोलिया स्टेट को आप फाइंड कर सकते हैं आप एटलस मैप के अंदर। द बेस्ट नोन पेस्टोरल्स, वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जाने जाने वाले पेस्टोरल्स हैं, हंटर गैदरर्स हैं, ट्राइब है। हिस्ट्री वर द मंगोल्स, दे इनहेबिटेड द ग्रासलैंड्स, ये एरिया सेंट्रल एशिया में आता है, स्टेपीज़ के नाम से फेमिलियर है बेटा, आपने जियोग्राफी की बुक में आपने ये पढ़ा भी होगा, सेंट्रल एशिया में स्टेपीज़ ग्रासलैंड्स आते हैं। एंड द फॉरेस्टेड एरिया फॉर द नॉर्थ, फॉरेस्टेज एरिया इंक्लूड है जो नॉर्थ में। 1206 गंगेज खान हैड यूनाइटेड द मंगोल्स एंड तुर्कीज ट्राइब्स इनटू ए पावरफुल मिलिट्री फोर्स। अब जो गंगेज खान थे उन्होंने मंगोल्स और तुर्कीज को 1206 में एक बहुत पावरफुल मिलिट्री फोर्स के रूप में यहाँ पर हमारे सामने इंट्रोड्यूस करवाया था। हिस्ट्री के अंदर हम बात कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, अब उनकी डेथ हुई 1227 में। ही वॉज द रूलर ऑफ द एक्सटेंसिव टेरिटरीज, बहुत बड़ी टेरिटरी के वो रूलर थे। हिज सक्सेसर, उनकी जो वंशज थे, क्रिएटेड ए वास्ट एम्पायर, उन्होंने भी बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। It included part of Russia, Eastern Europe and also China and much of West Asia. ये सभी एरिया उनके एम्पायर में आते थे बेटा। द कौन कौन से एरियाज? पार्ट ऑफ रशिया, ईस्टर्न यूरोप एंड चाइना एंड मच ऑफ वेस्ट एशिया। द मंगोल्स हैड वेल ऑर्गेनाइज मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब मंगोल्स अब इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो बेटा रीज़न तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। यहाँ पर अच्छा रीज़न क्या है कि वो बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री आर्मी रखते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी उनका वेल ऑर्गेनाइज था। दैट्स वाई दीज वर बेस्ड ऑन द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स। और ये सभी चीज़ें क्या सपोर्ट कर रही थी कि जो डिफरेंट एथनिक और रिलीजन ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर इस चीज़ के लिए ज़्यादा हम कह सकते हैं सॉलिड तरीके से थी। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। If you have any kind of confusion, you can ask me in comment box. Thank you. Have a nice day, beta.